हेलो, हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना हिंदी के। घराना के एक और एपिसोड में और बड़ी दुखद खबर है कि हम जिंदा हैं अभी भी। अंडरग्राउंड हो गए हम बहुत टाइम तक। हाँ, वजह अभी नहीं बता सकते। हम कोर्ट से ऑर्डर है, बहुत मिली जुली वजह हैं। कोर्ट से ऑर्डर है, हम नहीं ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आज जिस लंबे समय के बाद आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक पॉलिटिकल फिगर के बारे में। आज बात करेंगे हम। ये किताब है जिस पे आज जिक्र करेंगे, जिसकी बात करेंगे। ज्यादा पासन से वो फोकस नहीं करेगा। फोकस अच्छा, यहाँ पे लॉक ठीक है, बस यहाँ से दिखा लो। ओके। ये रही किताब। हाँ। किताब का नाम है चंद्रशेखर, द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। हिंदी में बोले तो चंद्रशेखर, विचारधारावादी राजनीति के अंतिम प्रतीक। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और लिखी किन्होंने? लिखी है हरिवंश और रवि दत्त वाजपेयी ने। रवि दत्त वाजपेयी एक बहुत ही अ, जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और हरिवंश हैं, वो अभी भी शायद प्रेजेंट में भी राज्यसभा के मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, पॉलिटिशियन है। हाँ, पॉलिटिशियन है। हरिवंश हरिवंश सिंह करके कुछ नाम है इनका। मैं नाम पूरा नहीं याद कर पा रहा हूँ, पर ठीक है। ठीक है। तो इन दोनों ने ये किताब लिखी है और दोनों ने ही शायद चंद्रशेखर के साथ काम किया है। जो लोग नहीं जानते कि चंद्रशेखर कौन है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर बहुत फेमस पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा। जितने फेमस नेहरू हैं या जितनी फेमस इंदिरा गांधी हैं हाँ या राजीव गांधी, हाँ। उतने फेमस शायद नहीं है चंद्रशेखर। और इसका कारण भी इस किताब में लिखा हुआ है क्यों नहीं है। अच्छा। तो चंद्रशेखर पहले तो कौन है? हमारे 8वें प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे 8वें प्रधानमंत्री थे। 8वें? तो मोदी जी कौन से नंबर के हैं? 16वें या 15वें? हाँ, तो दोनों एक ही नंबर पे। दोनों हो रहे। हाँ, मोदी जी तो। हाँ, तो अच्छा, वो तो इतनी पुरानी बात नहीं है ज़्यादा। हाँ, इतनी पुरानी नहीं है। राजीव गांधी के समय की बात है। ठीक है ना? है। उस समय ये प्रधानमंत्री बने थे और काफी छोटे समय के लिए बने थे, काफी कम समय के लिए बने थे। मैं दिन नहीं बता पाऊंगा पर फिर भी। तो इनका जन्म बलिया में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश का एक बहुत, बागी बलिया कहते हैं बलिया को। डिस्ट्रिक्ट है ना बलिया? हाँ, बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वांचल में। हाँ, पूर्वांचल का हिस्सा है। और बागी बलिया के नाम से मशहूर है। और बागी बलिया इसलिए भी कहते हैं कि वहाँ चंद्रशेखर का जन्म हुआ। का जन्म हुआ था। उसके पहले से भी दरअसल कहते हैं। हाँ। क्यों कहते हैं उसका जिक्र है इस किताब में। अच्छा। तो आज के इस किताबी चर्चा में हम क्या करेंगे ना कि चंद्रशेखर का जो व्यक्तित्व था, ओवरऑल जो पर्सनालिटी है इनकी, उस पर तो बात करेंगे थोड़ा बहुत। राजनीति में क्या थे, क्या मतलब इनका कैसा था, राजनीतिज्ञ कैसे थे, एज अ पर्सन कैसे थे, एज अ स्टूडेंट कैसे थे, है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा टच करेंगे आज। एज एक्टिविस्ट कैसे थे? एज एन एक्टिविस्ट कैसे थे, हाँ, ये भी जरूरी है। अच्छा, एक सबसे पहले क्वेश्चन शायद किसी के भी दिल में आएगा नाम सुन के, चंद्रशेखर। क्या इनका नाम चंद्रशेखर आजाद से आया है? नहीं, दुखद रूप से नहीं आया। नहीं आया चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर सिंह शायद इनका नाम। हाँ। मुझे लगा था कि वो थे ना क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, तो उनसे ही इनका नाम आया है चंद्र, मतलब इनके घर वालों ने उनसे ही इनका नाम रखा है। अच्छा। कुछ ओपोनेंट्स इनके, राजनीतिक विरोधी, इनको ठाकुरवाद और बाबू साहब की राजनीति भी मतलब इनके साथ जोड़ते हैं। बाबू साहब बाबू साहब एक्चुअली उस क्षेत्र में राजपूतों को बाबू साहब कहते हैं। अच्छा, ठीक है, निकनेम अच्छा, मान अच्छा, सकते हो, राजपूतों को बाबू साहब कहते हैं। अच्छा, ठाकुर और अच्छा, हाँ, तो दोनों एक ही बात। अपर कास्ट पॉलिटिक्स करने का इन पे हाँ, था। तो इन पे वो आरोप लगाते हैं इनके विरोधी कि चंद्रशेखर ठाकुरवाद करते थे, यानी बाबू साहब लोगों की राजनीति करते थे। ठीक है। पर ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो किसी बहुत कंटेंट। स्कॉलर को ही पता होगा कि क्या है इस कितनी सच्चाई है। तो बलिया में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने मास्टर्स किया था। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको भारत का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है ना? हाँ, या पॉलिटिशियंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सब उनका तो जो एलुमनाई का लिस्ट है, बिल्कुल। ना वो पार्लियामेंट का लिस्ट लगता है। तो लीडर कैसे थे चंद्रशेखर, अगर ये बताया जाए तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा इस किताब की, जो प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, 4 वर्ड में। अच्छा, पूर्व राष्ट्रपति हमारे। पूर्व राष्ट्रपति, हाँ, लिखते हैं कि एन अनक्वेश्चनेबल आइडियलिस्ट
a leader with his fingers on the pulse of people. क्या बात है, तो लोगों के भावनाओं से समझ नब्ज समझते थे वो देश के लोगों की। जमीनी स्तर के नेता थे। जाहिर सी बात है, जो किसानी घर से आता हो, एक ऐसे घर से आता हो जहाँ किसानी होती हो, है ना, तो वो जानता है ना फिर कि अनाज का क्या मोल है और समाज में क्या गरीबी है, जीवन में मुश्किलें हैं, सब कुछ, बिल्कुल। तो और किसी बहुत फेमस ऑक्सफोर्ड या MIT से पढ़े हुए भी नहीं थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हैं, है ना। तो ये तो इनका एक फॉर्मल परिचय हो गया। इसके बाद की बात करें, अच्छा, अभी हमने शुरू में कहा ना कि बहुत लोग नहीं जानते चंद्रशेखर, इतने पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है इतने पॉपुलर, है ना? इसका एक जवाब आता है यहाँ कि मतलब प्राइम मिनिस्टर थे तो पॉपुलर तो होने चाहिए। तो लिखा है कि इन मोस्ट पॉपुलर और स्कॉलरली राइटिंग्स इन इंग्लिश ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, चंद्रशेखर वुड हार्डली फाइंड अ मेंशन, ठीक है, नॉट इवन इन अ फुटनोट। अच्छा, हाँ, और एक्चुअली तूने जब मुझे नाम बताया था चंद्रशेखर, तभी मुझे पता चला था अच्छा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो किताब की बात ही यहीं से शुरू होती है, नॉट इवन इन फुटनोट, इट शुड नॉट come as a surprise, as he was neither a loyal foot soldier of India's first family, हाँ, गांधी फैमिली, nor did he command a loyal army of foot soldiers to took after his publicity campaign. मतलब भाजपा की तरह Image management and propagation of his legacy. तो इसलिए इनको ना अपना इमेज मेंटेन करने आता था। ठीक है, गांव से उठे हुए, किसान परिवार से उठे हुए एक व्यक्ति थे, तो इन्हें नहीं पता कि पब्लिसिटी स्टंट क्या होता है, और नहीं किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्हें वो चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे खबरों में, सुर्खियों में कैसे बना रहा जाए, लाइमलाइट में कैसे रहा जाए। पर ये सब एक्सपीरियंस तो शायद आ जाते होंगे ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके। पर उस समय ना सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था ना, मतलब वो भी है ना, तो इतना रीच भी तो नहीं था कि, तो जहाँ जहाँ कैंपेन में गए या भाषणबाजी जहाँ की, वहीं के लोग जानते थे। अच्छा, अच्छा, और ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ना? ये सिलेक्टेड थे ना? सिलेक्टेड, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, बट प्राइम मिनिस्टर कोई और थे। फिर राजीव गांधी ने शायद, राजीव गांधी की इच्छा से या उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। तो इंदिरा गांधी के बाद बने। उनके बाद, अच्छा, उनकी डेथ के बाद बने ये। अच्छा, तो राजीव गांधी के समर्थन से बने थे। तो इलेक्टेड भी नहीं थे। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे बने थे प्रधानमंत्री, पर इतना जरूर है कि बहुत फ्रजाइल कंडीशन जब था कंट्री का, अच्छा, जब राजीव गांधी को लगने लगा कि इस कंडीशन में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना यानी कांटों पे बैठना होगा, अच्छा, तो खुद ना बैठ के शायद इनका नाम खास, ठीक है, राजीव गांधी के पूरे कांग्रेस में बहुत रेस्पेक्ट किए जाते, मतलब माने जाते थे। इनके तेवर थे जो, इनका जो अभी धीरे धीरे अगर बात करेंगे निकलेगी बात, यंग तुर्क के नाम से भी जाने जाते थे। यंग तुर्क, पहले इनको भारत का यंग तुर्क कहा गया पहली बार। अगर यंग तुर्क के बारे में तो कुछ बताना चाहोगे, यंग तुर्क कहाँ से आया? ये बात मुझे, मतलब यंग टर्क्स मेरे को इस तरीके से पता है, जो जवान जनरेशन होती है और रेवोल्यूशनरी होती है अपने आप में, हर चीज से टकरा के क्रांतिकारी और बस भिड़ने का काम आता है जिन्हें, तो वो होता है यंग टर्क्स। राजनीतिक सुधार के लिए जो क्रांति करे, प्रगतिशील विचारधारा का हो, वो यंग टर्क्स होते हैं। तो इनको यंग टर्क्स कहा जाता है। और इनके टीम में और मेंबर्स भी थे, सिर्फ ये के लिए नहीं थे। अच्छा, इनके स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, साथ के लोग, कह सकते हैं कंटेम्पररी ना। इनके एक स्टूडेंट बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन, अरे मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिकल गुरु थे चंद्रशेखर। क्या बात है। और इसी नाते, इसी उसमें कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम, चुकाते हैं किसी को अपना कर्ज, मतलब रिस्पेक्ट, इसी रिस्पेक्ट में उनके बेटे को आज भी सपा ने हटाया नहीं है। मतलब अच्छा, कुछ भी सिग्निफिकेंट ना करने के बावजूद भी उनको हमेशा टिकट मिल जाता है सपा से। सपा से, और वो हमेशा अपनी कुर्सी पे बने रहते हैं। कहाँ, बलिया से ही? शायद बलिया से ही। क्या बात है। तो वो इसी रिस्पेक्ट में, क्योंकि चंद्रशेखर ने राजनीति सिखाई थी मुलायम सिंह यादव को। ये बहुत बढ़िया है। और में एक जगह जिक्र आता है कि खुद चंद्रशेखर ने जिनसे राजनीति सीखी है, जिनसे प्रेरणा थोड़ी बहुत ली, वो थे वाजपेयी जी। अच्छा, तो सदन में भी जब कोई चर्चा होती थी तो चंद्रशेखर वाजपेयी जी या प्रधानमंत्री कह के संबोधित नहीं करते थे, गुरु जी कह के संबोधित करते थे।
हालांकि अपोजिशन में बैठे थे, फिर अपोज करने के लिए जब खड़े होते तो कह रहे थे गुरुजी आज्ञा है कुछ बोलने की, तो उसके बाद बोलते थे रेस्पेक्ट के तौर पे, है ना। तो गुरुजी कहते थे अच्छा, इन्होंने सीखा पॉलिटिक्स जनता दल, उस टाइम जनता दल ही था शायद। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार इनकी शुरुआत हुई। अच्छा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये तो छोटी कोई ऐसे लोकल पार्टी होगी। नहीं, उस समय नेशनल पार्टी थी। प्रजा, सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे, समाजवादी पार्टी के तौर पे अच्छा नेशन वाइड थी। अच्छा हाँ, तो पहली बार ये बलिया में सेक्रेटरी बने थे। अच्छा, बलिया में जो छोटा सा एक उसका वो था, हाँ, उसमें सेक्रेटरी के पद पे असाइन किए गए थे। अच्छा, फिर धीरे धीरे स्टेट में आ गए, स्टेट के सेक्रेटरी बन गए, या शायद स्टेट लेवल पे थी ये पार्टी, अच्छा, है ना? हो सकती हाँ, है। स्टेट लेवल पे थी ये पार्टी। अच्छा, और जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे ये, वो दो लोग थे आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया तो पता है। लोहिया और आचार्य आचार्य नरेंद्र देव, ये कौन है? इनका भी अभी इंट्रोडक्शन आएगा, आचार्य नरेंद्र देव का। ठीक है। तो हाँ, इंस्पायर्ड इन्हीं से थे। आचार्य नरेंद्र देव के इंट्रोडक्शन में अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक बात आएगी, उससे पहले आचार्य नरेंद्र देव के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर was greatly influenced by Acharya Narendra Dev and was a worthy inheritor of his legacy. ठीक है। Acharya ji was recognized as the most learned exponent of Marxism in India, an authority on Buddhism and an exceptional scholar of Tantra. अच्छा क्या डाइवर्स सीवी है, मार्क्सिज्म, बुद्धिज्म, तंत्र। Jawaharlal Nehru referred to Acharya ji as one of the two living encyclopedias, the other being Maulana Abul Kalam Azad. Chandrasekhar always believed that no matter how hard he tried, he could never become like Acharya Nehru Dev. पर ये तो मतलब कमाल ही सीधी है ऐसे देखा जाए आचार्य। बहुत यूनिक था, क्योंकि मार्क्सिस्ट है मोस्टली वो लोग जो ऐसा सब मानते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल, ये तो बकवास है। एंड सडनली ये बुद्धिज्म की अथॉरिटी भी है और तंत्र। हाँ, मतलब ये तो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स है ना। बहुत डाइवर्स ही। हाँ, और इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं लोग इन्हें। हाँ, नेहरू जी कहते थे इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा, एक बात, चंद्रशेखर जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समाजवाद थी, हमेशा रही। हाँ, आइडियल। तो ये मतलब समाजवाद के बारे में इस किताब में कुछ है कि पॉलिटिकल? समाजवाद के बारे में नहीं है इसके, अच्छा, कम है मतलब, हाँ, है ना, समाजवाद के बारे में कम है। हाँ, पर वैसे देखा जाए सेंस भी बनाता है चंद्रशेखर जी का समाजवादी होना, कि गरीब घर से आए, किसानी वाले, खेती वाले घर से, बहुत अति पीछे तो इसी बात से मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, भाव होना, हाँ, दूसरे के लिए कि अरे आम लोग सब के, बराबर, हाँ, और सबका भला। बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली उनके अंदर ज्यादा हुआ कंपेयर टू समवन जो बहुत अमीर घर से आ रहा है। जैसे बाबा साहब के अंदर भी ये बात थी, हाँ, है ना। इवन मोस्टली हम उस टाइम के पॉलिटिशियन समाजवादी थे, सोशलिस्ट ही थे। इवन नेहरू भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट, चाहे बहुत अमीर घर से आते थे, सही बात। बहुत ज्यादा अमीर घर से, पर वो सोशलिस्ट देखा जाए। जो भी थोड़ा विचारशील था उसको लगता था ना कि बराबरी हर जगह होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो हाँ, और ऑब्वियसली जब एक कंट्री इंडिपेंडेंस मांग रहा है तो एक्चुअली में क्या मांग रहा है कि हम गोरों के बराबर हैं, बराबर है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली टेक्निकली अपना भी सोशलिस्ट हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ एक मैं थोड़ा सा विषयांतर दूसरे उस पर जाना चाहूँगा। यहाँ कंट्री इंडिपेंडेंट दिल्ली के बच्चों में पॉपुलर होना बहुत खराब है। उसके नुकसान भी है। यार क्या बच्चे खिड़कियां बजा रहे हैं। अच्छा, क्या कहने आया है कि भैया अपने हाथ 1 घंटे में खेलोगे, तो 20 मिनट हो भाई। अच्छा, 20 मिनट हुए अभी। चलो, तो हम कहाँ थे अभी? हाँ, तो विषयांतर होगा। हाँ, विषयांतर करूंगा, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा। यहाँ इंडिपेंडेंस की बात आई, तो एक ना लेख है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेख है, एक निबंध है। अच्छा, लेख। हाँ, अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। पाप हो जाएगा उससे अगर मैं गलत नाम बता दूंगा, पर फिर भी शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत अच्छा निबंध है हिंदी का। उसमें वो बताते हैं ना कि इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंट वर्ड जो है, इंडिपेंडेंस, उसका मतलब क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, है ना।
इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। हाँ पर अनफॉर्चुनेटली हिंदी भाषा में अच्छा हम उसका ठीक ठीक अनुवाद नहीं कर पाए। तो तो हम इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। हाँ स्वतंत्र स्वतंत्र या स्वाधीन, स्वाधीन स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, हाँ ये दोनों ही गलत है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ किसी पे डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, पर इन दोनों वर्ड में स्वतंत्र में स्व, खुद पे डिपेंडेंट, और स्वाधीन में स्व अधीन, खुद पे डिपेंडेंट, स्व के अधीन, अपने ही अधीन, हाँ अपने ही अंडर, अपने ही कंट्रोल में। तो इंडिपेंडेंट का ठीक ठीक अनुवाद हिंदी में नहीं है। अच्छा ये बात कब है ना? हाँ, इसको वो जोड़ते हैं हमारे विचारधारा से, हमारी संस्कृति से, और शायद वेस्ट के इन्फ्लुएंस से, अच्छा है ना, उस निबंध में। अच्छा इंडिपेंडेंस पूरा आइडिया को, हाँ नहीं, हमारे इस स्वाधीन, हमारे इस मतलब इस टर्मिनोलॉजी को कह सकते हैं अच्छा इन दोनों कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, स्वाधीन क्यों सोचते हैं, अच्छा है ना? क्या बात है। तो रिकमेंडेशन एक और हो गया एक्स्ट्रा, हाँ, नाखून क्यों बढ़ नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है, आंखें खोलने वाला निबंध, पढ़ना चाहिए। करते हैं। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ थे? चंद्रशेखर जी की लाइफ हो गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बलिया में सेक्रेटरी। ठीक है, एज अ पर्सन चंद्रशेखर कैसे थे? हाँ इसमें एक कहानी आती है छोटी सी। एक बार चंद्रशेखर बनारस आ रहे थे, हाँ ठीक है। ठीक है, किसी बलिया से बनारस पास ही है ना? बलिया से नहीं आ रहे थे एक्चुअली, शायद दिल्ली से आ रहे थे, अच्छा ठीक है। तो एक कोई इनका वो था, सभा थी, कोई संबोधित करना था ठीक इनको। है। तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी या पीए से कहा कि सारनाथ गेस्ट हाउस में रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, रात बिताने के लिए। सारनाथ वही जगह है जहाँ जहाँ बुद्ध ने पहली बार सरमन दिया था, ज्ञान दिया था। ज्ञान दिया था, हाँ। ठीक है, ये बनारस में है, बनारस के आउटस्कर्ट्स पे है सारनाथ। सारनाथ। ठीक है। तो वहाँ गेस्ट हाउस में गए रुकने के लिए। तो अब इतने बड़े नेता हो गए हैं चंद्रशेखर, दिल्ली पहुंच गए, बहुत बड़े नेता हो गए, पर क्योंकि बहुत पिछड़े घर से आते हैं, गरीब थे पहले, तो समझते हैं कि गरीब और आम लोगों की सोच क्या होती है, वो कैसे सोचते हैं। जब गेस्ट हाउस में जाते हैं तो गेस्ट हाउस का जो अटेंडेंट होता है, गार्ड जो होता है, उसका नाम होता है सरयू। सरयू तो वही गरीब आदमी होता है। तो जैसे ही जाते हैं अपने पीए से कहते हैं कि बिहारी खाना बनवाना, लिट्टी चोखा बनवाना आज, ठीक है। बढ़िया प्रबंध खाने का हुआ। खाना जैसे ही बना, चंद्रशेखर ने अपने पीए से कहा कि सबसे पहले सरयू को खाना देकर आओ, हम लोग बाद में खाएंगे। अच्छा, तो पीए ने पूछा कैसा क्यों, पहले हम लोग खा लेते हैं। पता है जवाब क्या दिया? यहाँ भोजपुरी में ही लिखा हुआ है, वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। कहते हैं कि पहले सरयू के खाना लगा दलो, वो खोजत हुई कि साहेब आज आइल बनन तब खाए के बढ़िया मिले, पहले ओकरा के दे दा, हमनी के बाद में खाएंगे। इंग्लिश में, प्लीज सर्व सरयू फर्स्ट, he must be expecting delicious food on my visit, अच्छा हाँ, we shall eat but only after he has had his food। अच्छा तो क्योंकि वो गार्ड है तो वो सोच रहा है कि अरे साहब आया तो आज बढ़िया खाने को मिलेगा, तो पहले उसको दो, उसको। हम तो रोज बढ़िया खाते हैं ना, और उसको रोज बढ़िया खाने को नहीं मिलता है। क्या बात है, ठीक, अच्छा है। तो ये एज अ पर्सन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, और बातें करेगा ना। थोड़ा किताब के बारे में बताओ, क्या नरेशन कैसा है, मतलब कहानी बताने का तरीका कैसा है, तुझे कैसे मिली ये किताब? मुझे ये किताब, मैं एक पॉलिटिकल इंटरव्यू सुन रहा था, शायद वही लल्लन टॉप पे, सौरभ द्विवेदी का ही हुई, उन्होंने उसमें रिकमेंड करा था कि जो पॉलिटिक्स में जो लोग आना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिक्स के, जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, जो एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स, रॉ पॉलिटिक्स क्या होती है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स क्या होती है। क्योंकि आजकल के जितने नेता हैं वो पर्सन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा हाँ, मतलब हाँ, है ना, अपने अराउंड, या फिर मेरी सरकार बनी है, हाँ, मैं सरकार पे बना रहा हूँ, मेरी इज्जत रहे। हाँ, पर एक्चुअल में सरकार होना, लीडर होना कैसे, क्या होता है, मतलब सबको, पूरे देश को देख के कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, वो अगर सीखना है, वो अगर जानना है, तो चंद्रशेखर को पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा, ठीक है, तो वहां से मुझे ये मिला था कि पॉलिटिक्स
एक आइडियल पॉलिटिशियन। हाँ अच्छा, और पॉलिटिक्स सिर्फ सरकार बनाने के लिए ना हो, नहीं, हाँ, आइडिया पे लड़ा जाए, हाँ, सिर्फ विचारधारा विचारधारा पे politics, लड़ाई हो। विचारधारा की लड़ाई। हाँ अच्छा, तो उसके लिए वहां से मुझे ये किताब। और मतलब बाकी इसके नरेशन के बारे में नरेशन अच्छा ही है, ज्यादातर इनके लाइफ के किस्से हैं, मतलब कुछ भी बाहर का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गढ़ा गया हो, मतलब सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि जिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है किसी का। अच्छा, जो अच्छा दूसरों से सुन मतलब नहीं, जो इनके साथ, जैसे इन दोनों राइटर्स में से दोनों ने इनके साथ काम किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने मेमोरी पे, मतलब जो जो हुआ इनको, जो जो याद आया कि वो कैसे थे, अच्छा, और इनकी जो दूसरे लोगों के भी इंटरव्यू लिए थे इसके लिए या फिर? हाँ, इंटरव्यूज लिए थे, अच्छा, जो जो लोग इनके करीब थे उन सबके इंटरव्यूज। फिर ठीक है। हाँ, और अच्छा, और जैसे मतलब ये जैसे बायोग्राफीज होती है तो कभी कभी तुम पढ़ते हो और कभी कभी ऐसा लगता है कि इमेज वाइट वॉश कर रहे हैं, हाँ, है ना? फिल्मों में भी होता है और फिर किताबों में भी होता है। बहुत सारी बायोग्राफीज होती हैं जो सिर्फ वाइट वॉश करती हैं इमेज को, कि किसी इंसान को इतना बेटर दिखाती है, एक्चुअली वो है ही नहीं। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो संजीव कुमार है ना जो एक्टर, हाँ, बिल्कुल। उनके ऊपर वो बायोग्राफी है, उसका नाम है एक्टर ऑफ एक्टर्स। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा था, पूरा किताब पढ़ी मैंने। अच्छा, उस किताब के हिसाब से ना संजीव कपूर इस दुनिया के बेस्ट इंसान थे, संजीव कुमार बेस्ट इंसान थे, सबसे बड़े दानवीर थे और बहुत कैरेक्टर वाले इंसान थे। बट एक्चुअली में जब तुम संजीव कपूर, अच्छा संजीव कुमार, अच्छा इसमें इंटरव्यूज नहीं थे इस किताब में किसी के भी, मोस्टली उस किताब में कम इंटरव्यूज थे, क्लोज वंस के थे इंटरव्यू, जैसे फैमिली के लोगों के, ठीक। भतीजों के, भांजियों के, इन सब के इंटरव्यूज थे। तो इसको उसको पढ़ते थे तो लगता है कि वाह, संजीव कुमार से अच्छा कोई इंसान ही नहीं हुआ था, सबसे कमाल एक्टर हुए थे। एक्टर अच्छे थे संजीव कुमार, बहुत अच्छे थे एक्चुअली, पर एज अ पर्सनल, एज अ ह्यूमन बीइंग वो कितने अच्छे थे, उसमें ज़्यादा ही वाइट वॉश कर रखा है। एक पॉइंट भी तुम्हें पढ़ के लगा कि ये अब अनबिलीवेबल हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब मैंने गूगल वैसे ऐसे विकीपीडिया पे और सोर्सेज से न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से क्रॉस करा ना, तो पता चला कि बहुत कहानियाँ झूठी हैं या फिर डाला ही नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे नहीं थे संजीव कुमार एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि वो औरतों के अराउंड इतने अच्छे नहीं थे, अच्छा। अपनी एक्ट्रेसेस के साथ बहुत बदतमीज और बहुत एरोगेंट थे एक तरह से। तो उस सब पार्ट को उन्होंने हटा ही दिया, डिलीट करा, और एक तरह से सकते कि ये ना वाइट वॉश, फिर जा करके बिल्कुल। हाँ। वाइट वॉश इमेज आ गई। तो इस किताब में अच्छा, कुछ इस पे आने से पहले ना, अभी एक्टर की बात हो रही थी, मैं देख रहा था किसी कोई बॉलीवुड की बहुत फेमस पुरानी एक्ट्रेस है, वो कह रही थी कि अगर आप कहते हैं हाँ कि आप बॉलीवुड को पसंद करते हैं, आपने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में देखी हैं, हाँ या आपको बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट, तरीका अच्छा लगता है काम करने का, पर आपने दिलीप कुमार की फिल्में नहीं देखी हैं, हाँ तो आपकी सारी बात गलत। हाँ, तो हाँ हाँ, दिलीप कुमार तो मतलब पहले एक्टर थे ना, जो हाँ। सुपरस्टार जैसे वहाँ पे पहुंच गए, अच्छे एक्टर थे। तो वो कह रही थी कि आप फिर बकवास कर रहे हैं, पहले जाइए देख के आइए दिलीप कुमार को, एक्टिंग क्या होती है आपको पता चलेगा। हाँ, और वो पूरा मेलो ड्रामा वाला एक्टिंग और सीरियस एक्टिंग उन्होंने एक तरह से स्टार्ट करा सही से। तो हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ है जो हाँ, इस किताब को पढ़ के ना ऐसा नहीं लगेगा कि वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि तुम इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकालोगे वो यही निकालोगे कि ये आदमी की हैसियत से बहुत बढ़िया है, मतलब एज अ पर्सन। अच्छा, तुम एज अ पर्सन फैन हो जाओगे इस आदमी के। हो सकता है कि तुम पॉलिटिकल एंगल से बुराइयां निकाल दो ठीक है, कि पॉलिटिकली सक्सेसफुल नहीं थे या पॉलिटिकली बहुत अच्छे नहीं थे, है ना, पर फिर वो भी बात है ना कि जो सत्य बोलेगा हमेशा, जो हमेशा सच बोलेगा, जिसको डिप्लोमेसी नहीं आएगी, तो कहीं भी खड़े होकर रॉ ट्रूथ बोलेगा, हाँ तो वो नहीं चलता है ना, हाँ, ऑब्वियसली हाँ, ये है ना। तो उस टाइप का कुछ इमेज था। अच्छा, ये तो ठीक है, बट जैसे एक तो नहीं बताया था मुझे इस किताब से कि इनका एक आइडिया था कि बनूंगा तो सीधा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हाँ, कई बार इन्होंने मंत्री का पद ठुकरा दिया था। तो ये थोड़ा वो नहीं है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला आइडिया थोड़ा ज़्यादा ही नहीं है कि पहले थोड़ा एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मिनिस्ट्रीज में काम कर, हाँ, देन प्राइम मिनिस्टर। पर इन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया था ना, मिनिस्ट्री में नहीं काम किया, पर ग्राउंड एज अ वर्कर बहुत, जैसे नरेंद्र मोदी एज अ वर्कर बहुत, चीफ मिनिस्टर भी रहे, हाँ पर एज अ वर्कर बहुत काम किया। हाँ,
हाँ बट तो वैसे ही है, मतलब ग्राउंड लेवल की सच्चाई बंदे को पता है। पर वो होता है कि जैसे आप मिनिस्ट्रीज में काम मिनिस्टर है तो काम करने का वो ब्यूरोक्रेसी सब हाँ, जाता है ना। वो थोड़ा सा। हाँ तो ये मेरे को इनका आइडिया थोड़ा ज्यादा लगता है। पर ये आइडिया एक्चुअली पता है कहाँ से आता है? कहाँ से? इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही हुई थी, अच्छा हमेशा तेवर में रहना, अच्छा। झुकना नहीं, हाँ तो बागी। बागी, रेबेलियन, इनका जो पर्सनल कोर में वही था, रेबेलियन कोर था इनका। तो वहीं से ये बात भी आती थी कि किसी मंत्रालय नहीं, अच्छा भले हिंदू से प्रधानमंत्री से, है ना। अच्छा तूने किताब पूरी पढ़ी है, एक कहानी चंद्रशेखर की लाइफ से इस किताब में जो है तो तुझे लगता है वाह ये अगर ये कहानी मैं किसी को बताऊंगा ना तो फिर वो ये किताब जरूर पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। डायलॉग, एक कन्वर्सेशन है इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर के बीच। थोड़ा बैकग्राउंड पहले कि मतलब क्या हुआ है। हुआ ये है कि चंद्रशेखर अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जनता पार्टी छोड़ के। एक्चुअली छोड़ के नहीं, जनता पार्टी टूट गई। अच्छा हाँ। तो ये ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या हैसियत रही होगी? एक वर्कर की हैसियत, एक पार्टी वर्कर की हैसियत रही होगी, है ना, कोई खास पद नहीं। और इंदिरा गांधी कौन? प्रधानमंत्री, पार्टी की सबसे बड़ी नेता। तो एक बार ऐसा संयोग बना कि इनको मिलने का अवसर मिला, और ये जान नहीं रहे थे मिलने, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे है, ठीक है, कि गांधी जी ने आपके बारे में सुना है, एक बार कह रही थी कि आपसे बात करना चाहेंगी, तो एक बार चल लीजिए, बैठी हैं बाहर, तो कुछ इनफॉर्मल टॉक हो जाएगा। ठीक है। तो पहले कह रहे थे कि अरे ठीक है, नहीं, पर फिर उठ के गए कि चलो बात कर लेते हैं। तो वहां पहुंचे हैं और बातचीत शुरू हुई है। देखो बातचीत क्या है। इंदिरा गांधी, क्योंकि पहले से इंदिरा गांधी ने सुना हुआ है इनके बारे में कि किस तरह का नेता है, क्या सोच विचार रखता है। इंदिरा गांधी पूछती हैं, डू यू कंसिडर कांग्रेस पार्टी अ सोशलिस्ट यूनिट? ठीक है। चंद्रशेखर कहते हैं कि नो, आई डू नॉट बिलीव दैट कांग्रेस इज अ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दो सम पीपल बिलीव सो। ठीक है, हाँ अभी भी करते हैं कुछ लोग। इंदिरा गांधी कहती हैं, देन व्हाई डिड यू जॉइन द कांग्रेस? चंद्रशेखर, डू यू विश टू नो द ट्रूथ? ये वर्कर है पार्टी का। इंदिरा गांधी, इंडीड आई डू। चंद्रशेखर, I dedicated 13 years of my life to the PSP, Praja Socialist Party, and worked with all my capabilities and honesty. I tried my best to steer the party towards socialist path. However, after working for a long time with the party, I realized that its organization was in disarray and the party itself was disoriented. अच्छा, It dawned upon me that nothing substantial can be achieved in this scenario, and considering Congress to be a major political force, I decided to join the party and work for those objectives. क्या होगा? ठीक है। इंदिरा गांधी कहती हैं, what would you like to do now that you are here? चंद्रशेखर, I would like to steer the Congress party towards true socialism. ठीक है। Indira Gandhi, and if you don't succeed? Question mark. Chandrasekhar, I will endeavor to break the party. For I believe that unless Congress is fragmented, no new kind of politics can emerge in this country. My first effort would be to bring socialism to the party, but if I fail, there will be no option left other than to ensure its disintegration. Indira Gandhi, I am simply asking you certain questions and this is how you respond to me. Chandrasekhar, if you are asking me questions, my answers will be directed to you. अच्छा, Indira Gandhi, what do you mean by breaking the party? What can be achieved by this? Chandrasekhar, Congress has morphed into a big banyan tree, हाँ, and no other plant can grow under its shadow. Therefore, unless this party is fragmented, no revolutionary change can be forthcoming. अच्छा अच्छा, जब तक कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी रहेगी और हर जगह अपना जैसे क्या कहते हैं ना, गांठ मार के बैठे जाना, हाँ हिलना ही नहीं वहां से। हाँ, कह रहे थे कि इतना बड़ा वो बन गया है कांग्रेस पार्टी, हाँ, कि इसकी छाया में कोई दूसरी पार्टी बड़ी बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, तो इसका टूटना जरूरी है। एक और कट के बाद इस बार ये टाइम पूरा हो गया था कैमरे का। तो ये कहानी इस किताब में, और ये यहाँ पे सोर्स लिखा है इस किताब का, पढ़ दो एक बार ये कहानी का। चंद्रशेखर जिंदगी का कारवान, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। अच्छा, तो उस किताब से ये किस्सा लिया गया, ठीक है। तो इसमें ढेर सारी जगहों से लिया गया ये किताब हाँ हाँ, में जो, तो ये वाला सीन हाँ, ये पार्ट उससे लिया गया है। ये वैसे कमाल है, मतलब वैसे ये काफी ब्रेवरी वाला, बहुत ब्रेवरी है। हाँ, पर सोशली ज्यादातर ऐसे सनके हुए होते हैं इनका। अच्छा, और कुछ इस किताब के बारे में, या तूने कुछ लिखा हो जो तुझे बताना हो, कुछ जो अच्छा ना लगा हो इस किताब में? ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है अभी तुरंत।
तो क्योंकि मैंने पूरी किताब वो नहीं की। अच्छा, एक छोटी सी बात ये भी है ना कि 1955 में पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टूट गई थी, ठीक है। 2 हिस्सों में बट गई थी। तो 2 लोग उस पार्टी को चला रहे थे, 2 बड़े-बड़े लोग, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र थे। अच्छा। दोनों बड़े-बड़े लोग, कोई एक दूसरे से कम नहीं। पार्टी टूटती है तो जाहिर सी बात है 2 गुटों में बटेगी। हाँ, तो वर्कर भी इधर उधर होंगे। एक को लीड करेंगे लोहिया साहब, एक को लीड करेंगे आचार्य जी। आचार्य जी तो अब चंद्रशेखर भी एक बड़े उभरते हुए उसमें थे, मेंबर थे, और दोनों को उम्मीदें थी चंद्रशेखर से कि चंद्रशेखर मेरे पास आएगा। हाँ, लोहिया को भी और आचार्य जी आचार्य जी बोल। को। और चंद्रशेखर ने आचार्य जी को चुना, अच्छा, लोहिया के साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि लोहिया जी के साथ इनके हमेशा से मतभेद रहे, अच्छा। उनकी विचार से, उनके तेवर से, क्योंकि 2 आग नहीं एक साथ रह सकते ना। अच्छा, तो ये भी रिबेलियन और वो भी उसी तेवर के कि मतलब राम थोड़ा सा है ना, तो दोनों एक साथ तो वो नहीं चल पाया, तो इसने इन्होंने आचार्य जी को चुना। ये वैसे इंडिया में ना शायद सबसे कॉमन चीज़ है, क्या? पॉलिटिकल पार्टी 2 या 3 पीस में टूट जाए और पार्टी का नाम हम वही रखेंगे, बस ब्रैकेट में एंड में अपनी आइडियोलॉजी का फर्स्ट अल्फाबेट लगा देंगे या फिर अपना पहला नाम लगा देंगे। तो CPIM, CPI-LM, सब बस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो, रहेंगे सब कम्युनिस्ट पार्टी, बट ब्रैकेट्स में तारा ऐड करते रहेंगे। तो ये इंडिया में सबसे कॉमन होता है शायद। और अभी लोहिया जी का जिक्र आया था, तो लोहिया जी पे 2 किस्से हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। ठीक है। Once Chandrasekhar visited to invite Acharya ji to a function in Baliam. ठीक है। However, due to his ill health, Acharya advised him to invite Dr. Lohia instead. ठीक है। Lohia agreed to grace Balia on the condition that he would get a jeep to ferry him out of Balia to Buxar so that he could catch his train to Calcutta. ठीक है, अच्छी डिमांड है। हाँ शर्त, क्योंकि सड़कें खराब थी और बहुत इंटीरियर था। तो बलिया जी ने डिमांड रखा कि मैं आऊँगा पर तुम सही समय पे मेरी ट्रेन पकड़वा दोगे तू ही, अच्छा, जीप की व्यवस्था रहेगी तू ही। हाँ, ठीक है। तो एज पर शेड्यूल चंद्रशेखर वेंट टू रिसीव डॉक्टर लोहिया इन अ कार एट बलिया स्टेशन only to find that the narrow gauge train was delayed. Eventually his guest arrived, but he looked quite upset. Lohia demanded to see the jeep that would take him to Buxar, and Chandrasekhar had to explain to Lohia that they would only need the jeep in the evening. हाँ, शाम को, हाँ, जब जाना है तभी। Lohia lost his temper, इतनी सी बात पे, and started scolding Chandrasekhar, accusing him of lying and misleading him into visiting the place. धोखा देके बुलाया। Initially, Chandrasekhar ignored Lohia's accusations. However, Lohia continued to accuse Chandrasekhar of deception and trickery. Ultimately, an incensed Chandrasekhar replied rather tersely, Dr. Lohia, you are not the only one who is honestly personified. In the first place, I did not invite you. अच्छा, ठीक है। It was Acharya whom I had invited, and you have come here only on his request. Please leave us without dignity. I thank you for your visit, but you may leave. हाँ, अब तो समझ आ गया क्यों उन्होंने PSP के टूटने के बाद आचार्य जी को चुना। आचार्य जी की तरफ लोग गए थे। तो ये किस्सा है लोहिया। और दूसरा एक और था कि लोहिया जी, वो तो ऐसे ही बता देता हूँ कि एक सभा चल रही थी जहाँ लोहिया जी भाषण दे रहे थे, समाजवाद पे, पॉलिटिक्स पे बोल रहे थे, और उस वक्त चंद्रशेखर ने तुरंत ही पार्टी ज्वाइन किया था, मतलब बिल्कुल न्यू कमर थे पार्टी में। ठीक है। तो जनता में बैठ के वो भी सुन रहे थे। तो लोहिया जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि पॉलिटिक्स सीखनी हो या कुछ भी सीखना हो तो करेज जी, है ना। तो वो पानी के एग्जाम्पल दे रहे थे कि किसी बच्चे को तैरना सिखाना हो तो उसका हाथ छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने दो बताए शायद, हाँ, कि एक तो इंस्ट्रक्टर अच्छा होना चाहिए, हाँ, जो सिखा रहा है तैरना, पानी की जरूरत पड़ेगी, और बच्चा सीखने वाला होना चाहिए। हाँ, ये 3 रिक्वायरमेंट्स बताए कि ये 3 कंडीशंस हैं किसी को स्विमिंग सिखाने के। बच्चे से मुंह छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। फिर उन्होंने Q&A किया
हाँ क्वेश्चंस इनवाइट किए, तो चंद्रशेखर ने हाथ उठाया और कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस विचारधारा से, क्योंकि आपने जो 3 बातें बताई उसमें आप एक चीज भूल गए, नेचर ऑफ वाटर। अच्छा बच्चे को किस पानी में छोड़ना है, समंदर में फेंक देना है अच्छा, ये नदी में फेंकना कि है, नदी में फेंकना है, पुल में फेंकना है, ये आप मिस कर गए। तो लोहिया वॉज शॉक्ड कि ये कौन लड़का है जो ऐसे खड़े होकर के, इस तरह का इनका संबंध था भैया जी से। और कुछ अगर बचा हो, हाँ एक स्टूडेंट वाला था पार्ट इसमें। वो स्टूडेंट जो अच्छा चलो तुम हाँ। जब पन्ने घुमा रहे हो तब तक जैसे मैंने जैसे मेरा एक जैसे कोलीग है तो वो भी बलिया का ही है, तो मैंने जब उससे पूछा चंद्रशेखर के बारे में, उसका जो ओपिनियन था वो बिल्कुल ड्रास्टिकली अपोजिट था, है ना। वो तो बिल्कुल ही मतलब गरिया रहा था उन्हें कि मतलब इससे बेकार इंसान तो कोई रहा ही नहीं। जैसे ऑब्वियसली उसके रीजन होंगे या नहीं होंगे, जो बेस्ड ऑन सिर्फ ये कि बलिया में कुछ नहीं किया। बलिया में कुछ नहीं करा। और वो एक और रीजन था उसका, मतलब इतना लॉजिकल तो मुझे नहीं लगा था कि उसके बेटे की बसें चलती है बलिया में। तो इसमें चंद्रशेखर वही क्या, चंद्रशेखर की गलती है, और बाहर रहते हैं उसके बच्चे, उनके बच्चे चंद्रशेखर जी के। हाँ बट मतलब वही है कि बहुत जो लोग जानते भी हैं उनके बहुत ड्रास्टिक 2 ओपिनियन है इनके ऊपर। हाँ। और यही तो हर शायद पॉलिटिकल फिगर का लाइफ है ही। हाँ बिल्कुल। अगर किसी पॉलिटिकल फिगर को सब लोग गाली दे रहे हैं या सब लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर वो अच्छे पॉलिटिशियन हाँ, है। अच्छे नहीं। तो इन पे बिल्कुल 2 एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं। हाँ, और ये शायद अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी है कि मुझे दोनों ही नफरत करते हैं। सही है। मुझे पर्सनली मैं कहूँ, हाँ, मुझे बहुत प्रभावित किया चंद्रशेखर ने। मैंने अभी तक ये किताब पढ़ी नहीं है तो मुझे लगा कि एज अ पर्सन इंसान को कैसे मतलब होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें चंद्रशेखर। और ये वैसी किताब लंबी ऐसा रहती है 25 से पहले पढ़ने की, मतलब इस उम्र में हाँ इस उम्र में ही पढ़ने की 35-40 में पढ़ने की किताब नहीं है। जल्दी पढ़ने की, हाँ। ताकि खून गर्म है 25 असर तक, करे। हाँ असर करेगा, 25 तक पढ़ने की चीज। हाँ, टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए एक्चुअली। ये किताब एक चीज तो ये मतलब चंद्रशेखर का तेवर आपको ये सिखाता जरूर है कि सामने कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो, अगर आप सच बोल रहे हैं तो बोल दीजिए। सही है। अगर आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, हाँ, तो सामने प्रधानमंत्री खड़े हों, और हाँ मतलब रिस्क कुछ भी हो, कुछ भी रिस्क हो, हाँ हाँ बट सच सबसे इम्पोर्टेंट। सच इम्पोर्टेंट है, सच बोलना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो सिखाते हैं चंद्रशेखर। कमाल। हाँ। तो एक चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे कॉलेज के पास जो आश्रम है हाँ ना। अच्छा, ये आश्रम का नाम बताया था अपन ने? आश्रम का नाम कुछ नहीं, आश्रम के बारे में बताया था हमने? नहीं बताया नहीं था। हाँ, तो हमारा कॉलेज जहाँ था जहाँ हमने पढ़ाई करी है वो गुड़गांव से 20 किलोमीटर आगे एक रीजन पड़ता है, सोहना, मेवात में पड़ता है। हाँ हमारा यूनिवर्सिटी सोहना में थी। सोहना में है। तो हमें कभी नहीं पता चला था इतने सालों तक जब हम कॉलेज में थे कि रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भोंडसी। ठीक है, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हैं, एक तरह से है। तो अब उसके बारे में तो 1983 में पद यात्रा की थी चंद्रशेखर ने, अच्छा कन्याकुमारी से दिल्ली तक की। ठीक है, अच्छा, भारत जोड़ो है। हाँ वो इंस्पायर्ड कह सकते हो, ठीक है, हाँ, इंस्पायर्ड कह सकते हो। तो 1983 में इन्होंने पदयात्रा की थी। उस समय देश का माहौल बहुत गर्म था, उसको शायद ठंडा करने के लिए की थी। अच्छा, अयोध्या वाला कांड से समय हुआ था। हाँ हाँ, मंडल कमीशन तभी हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो इन सब का गुस्सा था लोगों में। ठीक है। रिजर्वेशन का शायद कुछ हुआ था। हाँ। शाहबानो तभी हुआ था। हाँ, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था शायद। हाँ तो हाँ, तो हाँ, सबको लेकर देश बहुत गर्म था। ठीक है, तो इन्होंने पदयात्रा की थी। ठीक है, तो उसी पदयात्रा के दौरान भोंडसी में इन्होंने एक आश्रम स्टेब्लिश किया, जिसकी जमीन वहीं के पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने ऑफर में दे दी। अच्छा, 600 एकड़ के करीब क्या बात है। ऑफर कर दिया इनको कि आप बनाइए अपना आश्रम, यहीं रहिए। तो काफी टाइम तक वो वहां रहे। और वहां रहने का एक कारण लोग कहते हैं कि अय्याशी की, वहां रह के बहुत बड़ी जमीन पे। पर जो चंद्रशेखर ने अपने मुंह से कहा है अपने इंटरव्यू में, जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने क्यों इतना बड़ा वो बनाया और वहां रहने का निर्णय किया, आप घर भी तो जा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राजनीति में पिछले दशकों से, कई दशकों से सक्रिय रहा हो, उसका दिल्ली के करीब रहना जरूरी है। हाँ, लॉजिकल। ठीक है, हाँ, तभी और बाकी सबको तो बंगले मिलते हैं। हाँ तो फिर भी
हाँ, फिर वो रह रहे बहुत रह रहे हैं और खुद के बनाई जगह पे रह रहे हैं। हाँ, और उस टाइम तो गुड़गांव भी नहीं एग्जिस्ट करता था ऐसा, हाँ, नहीं करता होगा। तो ऑब्वियसली तो वो तो काफी दिल्ली से दूर है एक्चुअली। काफी दूर है। तो कह रहे थे कि दिल्ली के करीब नहीं रहूंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट। बलिया से कोई क्या करेगा, हाँ ये तो है। क्या करेगा कोई? हाँ ना कनेक्टिविटी है, ना नेटवर्क है, कुछ हाँ। नहीं है। और सेंट्रल पॉलिटिक्स का स्टेज है ना दिल्ली। दिल्ली तो उसके करीब रहना जरूरी था, हाँ इसलिए उन्होंने मोंटसी को चुना और वहाँ आश्रम बनाया। अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि 2017 या 18 के करीब मनोहर लाल खट्टर और हर्षवर्धन वहाँ गए थे कुछ बनाने, वहाँ शायद कुछ प्रकृति केंद्र करके बनाने गए थे। ठीक है, हर्षवर्धन कौन? जो हेल्थ मिनिस्टर थे इसके पहले, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, हर्षवर्धन गोयल। हर्षवर्धन सिंह। वो जो सेंट्रल के हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल हेल्थ, हर्षवर्धन गोयल। अच्छा, हाँ, वो ठीक है। थोड़े मोटे से। हाँ, चश्मा लगाते थे। तो वो भी गए थे चीफ गेस्ट के तौर पे, और मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों ने मतलब नींव स्टेट ने वहाँ, राज्य ने वहाँ कुछ बनाया, प्रकृति केंद्र करके कुछ बनाया, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं। तो वहाँ भाषण के दौरान चंद्रशेखर ने भी और मनोहर लाल खट्टर ने भी ये वादा किया लोगों को कि इस जगह का नाम हम चंद्रशेखर के नाम पे ही रखेंगे। तो चंद्रशेखर स्मृति प्रतिबंध करके कुछ वहाँ का नाम अच्छा है ना। और कहा जाता है, उसमें लिखा था, उस आर्टिकल में लिखा था कि वहाँ एक फार्म हाउस अभी भी है जिसमें चंद्रशेखर रहते थे, अच्छा। उसको नहीं हटाया गया, चलो गुड वो है वहाँ। गुड। ठीक है, हाँ पर तुम कहते वहाँ पे एक एनजीओ का ऑफिस बन गया हो। हाँ, कोई कह रहा था, कोई अच्छा अज्ञानी कह रहा था। हाँ, अच्छा वो था ना कि टेम्पररीली वहाँ पे कोई एनजीओ सक्रिय है उस टाइम पे, अब हट गए हो वहाँ से, अब सरकार ने ओवरटेक कर लिया उनको। हाँ, तो ये पढ़ने का मुझे लगा कि वो मिस इन्फॉर्म था शायद, जो भी बता रहा था। हाँ या फिर हो सकता है अब चेंज हो गए हो। हाँ। तो इसलिए हाँ, तो ये क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसी जमीनों पे आश्रम वगैरह की जो खाली है, तो वहाँ पे एनजीओ आ जाते हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा लीजिए, या फिर हेल्थ का अगर कुछ काम करना है या फिर अवेयरनेस करनी है तो। हाँ एज अ स्टूडेंट थोड़ा जिक्र कर लें अगर हम, चंद्रशेखर कैसे थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स कर रहे थे। तो एक बार एग्जाम, फाइनल एग्जाम के बाद जो वाइवा होता है, अच्छा उसमें गए वाइवा देने के लिए। हाँ तो सामने जो प्रोफेसर बैठे थे, प्रोफेसर लाल करके लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए थे वो, ठीक है, वाइवा लेने के लिए। तो प्रोफेसर लाल से बातचीत शुरू हुई चंद्रशेखर की। तो प्रोफेसर लाल ने सवाल पूछा कि मिस्टर चंद्रशेखर, वेयर डू यू कम फ्रॉम? चंद्रशेखर ने कहा, सर आई एम फ्रॉम बलियन। बलिया। तो प्रोफेसर तालुकदार ने कहा, दो लोग थे, हाँ तो तालुकदार ने कहा लाउडली, दैट नोटोरियस प्लेस। अच्छा चंद्रशेखर इक्वली लाउडली, नॉट नोटोरियस बट पॉपुलर सर। अच्छा हाँ ठीक है। प्रोफेसर तालुकदार ने कहा, a bit flustered by notorious I mean in the eyes of British regime। हाँ चंद्रशेखर ने कहा, I hope you know that India is no longer under British regime। हाँ क्योंकि फ्रीडम। हाँ वही है। हाँ। प्रोफेसर लाल ने कहा, all right मिस्टर चंद्रशेखर, let me know what philosophers you prepared best so that we may ask questions from their work। अच्छा इनकी डिग्री फिलोसफी में थी। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी तो होते हैं, हाँ है ना। तो so that we may ask questions from their work। चंद्रशेखर कहते हैं, I have prepared all philosophers equally। अच्छा You may ask questions on anyone you like। ठीक है। Professors asked around 14 to 15 questions and Chandrasekhar aced the exam with coherent and insightful answers। क्या बात। तो स्टूडेंट के तौर पे भी ब्रिलियंट थे, हाँ अच्छे, ऐसे लोग अगर में रहना बनता भी है ना, अगर पढ़ाई में भी अच्छे। हर जगह अच्छे। तो ये अच्छा, बलिया के बारे में एक और छोटा सा किस्सा ये है, बागी बलिया के बारे में, कि ब्रिटिश राज में कोई भी ऑफिसर कमिश्नर बन के बलिया नहीं जाना चाहता था। अच्छा अच्छा, किसी को भी बलिया में पोस्टिंग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो ना यहाँ की ब्रिटिश सरकार को ये बात पता थी, अच्छा तो वो लोग हमेशा बलिया में उसको भेजते थे जो नया नया इंग्लैंड से आया होता था। अच्छा, उसे भी पता ही नहीं होता था कि बलिया में क्या है कैसे क्या होता है। तो एक नया ऑफिसर आया, उसको बलिया इन्होंने पोस्ट कर दिया। ठीक है। वो गया खुशी खुशी, थोड़ा समय बीता, उसको समझ में आ गया कि उसको कहाँ एग्जाइल पे भेज दिया गया है अच्छा ना। तो उसने अपने आप को उस बंगले में बंद कर लिया जो सरकारी बंगला था, ठीक है। और सारी खोज खबर लेनी बंद कर दी बलिया की। हाँ न कहीं इंटरफेयर करने जाता, ना ठीक कुछ है। पूछता, कुछ नहीं करता। हाँ। जो लेटर्स आते आला कमांड से, हाई कमांड से, उनको डस्टबिन में फेंक देता, पढ़ता था। अच्छा, काम उसने कोई एक तरह से नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है।
कि तुमने मेरे साथ जो किया है जाओ मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो सारे रिलेटिव्स फेंक देता वो डस्ट, हाँ पढ़ता तक नहीं। तो परेशान होकर हाई कमांड ने उसे बुलवाया लखनऊ, ठीक है। आ जाओ लखनऊ लखनऊ, और फिर बहुत डांट लगाई। पता उसका जवाब क्या था? क्या? जो करना है कर लो, मैं तो पहले से वैसे ही बलिया में। अच्छा तो इससे बुरा तुम क्या कर सकते हो कि मैं बलिया में पहले से? अच्छा अच्छा अच्छा, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? क्या हो सकता है मेरे लिए? और तुम्हें जो करना हो, तुम्हें लगता हो कर लो, ठीक है बलिया। बलिया। ये है। अच्छा, बलिया के बारे में एक बात और है कि बलिया was also one of the 3 towns in India that declared independence during 1942. अच्छा 5 साल पहले ये हाँ, थे। खुद से सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अच्छा बाकी 2 का नाम है? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है, सतारा इन महाराष्ट्र हाँ एंड मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल। अच्छा मिदनापुर। मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल वेयर द अदर 2 प्लेसेस। अच्छा इन तीनों ने पहले ही खुद को घोषित कर दिया था। क्या बात है। तो बलिया इसलिए बागी। बाकी है ही। और कुछ या फिर आज का रैप करें? आज का रैप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो शायद कुछ नहीं है मेरे पास। वैसे किताब में बहुत कुछ है, हाँ और बट पूरी किताब अगर हम यही सुना देंगे तो फिर किताब पढ़ने का फोकस क्या रहेगा? तो कुछ मज़ेदार किस्से हमने सुनाए। बाकी किताब 100% बिना किसी डाउट के मैं कहना चाहूँगा पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत इंस्पिरेशन बहुत मिलेगा। और हाँ, फिर से वही दोहराना चाहूँगा, अगर पॉलिटिकल स्टूडेंट है तब तो जरूर ही पढ़ना चाहिए, तब तो कंपल्सरी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे पक्का कुछ और बेटर लेके। थैंक यू। किताब थी हमारी चंद्रशेखर, पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, बाय हरिवंश एंड रवि दत्त बाजपेयी। रवि दत्त बाजपेयी। थैंक यू।